हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंडिया इन द 18th सेंचुरी, बैकग्राउंड एंड डिबेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं इंडिया जो था उसकी क्या स्थिति थी 18th सेंचुरी में, यानी कि 18वीं शताब्दी में। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी तथा उस समय कौन कौन सी डिबेट्स हुई जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी में जो भारत था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। 18वीं सदी एक बहुत ही मुख्य परिवर्तन काल था भारत के इतिहास का। ठीक है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव देखने को मिले। ठीक है, यानी कि बदलाव तो हो रहा था भारत में, एंड हर स्तर पर हो रहा था, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो या आर्थिक स्तर हो। ठीक है, हर स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थी उनका प्रभाव बढ़ने लगा। क्षेत्रीय शक्तियाँ यानी कि लोकल पावर्स, जैसे मराठा, सिख, राजपूत, इनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुगलों का प्रभाव कम होने लगा। ठीक है, यूरोपीय उपनिवेश भी भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने लगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो हमारे देश पर कब्जा जमाने की प्लानिंग करने लग गई। ठीक है, अब देखिए पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी कि 18वीं सदी से पहले ऐसा क्या हुआ था कि 18वीं सदी के बाद इतने सारे बदलाव देखने को मिले। तो आखिर उसका कारण क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो था कारण वो था मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुग़ल साम्राज्य जो था इसका पतन होना शुरू हो गया था। 18वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य जो था वो बहुत ही आंतरिक संघर्ष तथा आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, शाहजहाँ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मुग़ल रूलर हुआ, उसने मुग़ल आर्किटेक्चर पर बहुत पैसा खर्च किया, जिससे राजकोष खाली हो गया। एंड उसके बाद फिर औरंगज़ेब जो था उसने काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, तो वैसे लोगों के मन में भी असंतुष्टि थी। एंड औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल राजा आए वो बहुत ही कमज़ोर शासक हुए। उनको इतना तजुर्बा नहीं था कि कैसे मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। यानी कि औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा मुग़ल शासक नहीं हुआ जिसने मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में कोई मुख्य काम किया हो। ठीक है, जितने भी मुग़ल शासक बाद में बने वो सारे विवादों का सामना कर रहे थे जनता की तरफ से, तथा आंतरिक संघर्ष भी उन्हें झेलना पड़ रहा था। आर्थिक मंदी थी। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से जो मुग़ल साम्राज्य की शक्ति थी वो कमज़ोर होने लग गई। ठीक है, सेकंड है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी कि लोकल पावर्स जो थी वो राइज अप होने लग गई। ठीक है, मराठे जो थे वो केंद्रीय तथा पश्चिमी भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। पंजाब में सिखों का नियंत्रण बढ़ा। ठीक है, दक्षिण भारत में मैसूर राज्य तथा हैदराबाद में निजाम का उदय हुआ। तो इससे हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो दल थे उनका उदय होना शुरू हुआ। अलग अलग लोकल पावर्स यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, उनका विकास हुआ। थर्ड है यूरोपीय उपनिवेशीकरण, मतलब कि यूरोप जो था उसने भारत को उपनिवेश बनाने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भारत बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल तथा राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, तो उसने
ये तरकीब निकालें कि वो भारत को उपनिवेश बना ले, क्योंकि भारत को उपनिवेश बनाने में बहुत बड़ा फ़ायदा उनको होने वाला था, क्योंकि भारत में कृषि बहुत अच्छी थी, ठीक है, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन, उनके मामलों में भी भारत समृद्ध था, ठीक है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो भारत को अपना उपनिवेश बना लेंगे। इसके अलावा भारत जो था वो बहुत बड़ा बाज़ार भी था उनके लिए, क्योंकि उस समय पर औद्योगिकरण हुआ था, तो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज़ खुल गई थी, एंड ये ज़रूरी था कि उन फैक्ट्रीज़ में जो मशीनों में कपड़ा बन रहा है या मशीनों में जितनी भी चीज़ें बन गई है उसको बड़े लेवल पर कहीं पर एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि ब्रिटेन की जो कंपनीज़ हैं, ब्रिटिश कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसीलिए भी यूरोपीय उपनिवेशीकरण भारत में मजबूती से आ पाया, क्योंकि उनका एक रीज़न जो था वो ये भी था कि भारत एक बहुत ही बड़े बाज़ार के रूप में उनके लिए इस्तेमाल हो सकता था, तो इसलिए उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया, ठीक है। यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत जो थी वो दो मुख्य लड़ाइयों से हो गई थी, ठीक है। पहली थी प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध जिसे बोलते हैं, जो कि 1757 में हुआ था। दूसरा बक्सर का युद्ध यानी कि जो 1764 में हुआ था, यानी कि 1764 में, ठीक है। तो ये दो मुख्य युद्ध थे, प्लासी और बक्सर का युद्ध, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तन। बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन भी उस समय हो गए थे, जैसे पारंपरिक कृषि प्रणाली, नए कर प्रणाली तथा नकद फसलों के लिए निर्यात, ये सब परिवर्तन उस समय देखने को मिले, ठीक है। देखिए, पारंपरिक कृषि व्यवस्थाएं जो थी वो बदलने लग गई, ठीक है। जब यूरोपीय कंपनीज इंडिया में आ गई, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने भारतीयों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश किया, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि नकद फसलों का जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो फोर्स करते थे इंडियंस को, जो किसान थे, भारतीय कृषक थे, उनको वो ज़बरदस्ती कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि नगद फसलों का उत्पादन करने के लिए मजबूर करते थे, ताकि वो जो नगद फसलें हैं जैसे जूट की खेती हो गई एंड कपास की खेती, नील की खेती, इन सबको कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि नगद फसल बोलते हैं, जिनका उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि कोई सामान बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी फसलें थी इनका भी निर्यात होने लग गया, जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि अब किसान जो थे वो खुद के खाने के लिए फसल नहीं उगा सकते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अनुबंध साझा किए थे, या अनुबंध या जिसको हम बोलते हैं चार्टर साइन किया था कि वो ब्रिटिशर्स की कही हुई फसल ही उगाएंगे, तो इस वजह से वो फंस गए थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो यही करते थे, वो क्या करते थे, किसानों को कुछ कर्जा दे देते थे एंड उसके बदले में उनसे एक चार्टर या अनुबंध साइन करवा लेते थे, जिसके अकॉर्डिंग वो जो किसान थे वो फोर्सफुली या ज़बरदस्ती उनको वही फसल उगानी पड़ती थी जो कि ब्रिटिशर्स ने कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व भारत में जमाना शुरू किया। तो ये 18वीं सदी में जो कुछ भी हुआ था उसकी कुछ पृष्ठभूमि थी। आइए अब देखते हैं कि कुछ मुख्य बहस के विषय जिन पर विवाद किया जाता है उस समय और आज भी, जैसे उपनिवेशीय प्रभाव। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक आधुनिकता लाने वाला बल था या यह भारत के पारंपरिक सिस्टम के लिए हानिकारक था, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है
उसका फ़ायदा हुआ क्योंकि इससे भारत में आधुनिकता आई, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही हानिकारक रहा हमारे देश के लिए। तो अलग अलग विवाद अलग अलग विषयों के बारे में देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकंड है सांस्कृतिक आदान प्रदान। 18वीं सदी में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जिसमें क्या हुआ, नए नए विचार, कला, शिक्षा, इनका प्रसार हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो यूरोपियंस थे अब उनको पता था कि उनको अगर इंडिया को उपनिवेश बनाना है तो यहाँ के लोगों की भाषा सीखनी होगी। तो उन्होंने भारत के लोगों की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सीखना शुरू किया, ताकि भारतीयों से वो वार्तालाप कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक सुधार। इस काल में सामाजिक सुधार हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे महात्मा गांधी ने भी काफ़ी आंदोलन किए। ठीक है। तो अलग अलग आंदोलन देखने को मिलते हैं। एंड ये जो आंदोलन थे इन्होंने लोगों को जागरूक करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। राजा राम मोहन राय ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने अलग अलग सामाजिक सुधार आंदोलनों में अपनी सहभागिता निभाई। ठीक है। जाति, लिंग, शिक्षा, इन सब के मुद्दों पर बहस होनी शुरू हुई, जो कि आगे चलकर सुधार आंदोलनों की नींव बनी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रीयता के बीज बोए जाने लगे, जब बुद्धिजीवियों ने उपनिवेशी शासन की आलोचना की और एक एकीकृत भारत की कल्पना की। ठीक है। इस प्रकार 18वीं सदी भारत के लिए एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण दौर था, जिसने देश के विषय के विकास को आकार दिया। तो इस तरीके से 18वीं सदी जो थी वो भारत के लिए एक बहुत ही मुख्य दौर के रूप में देखा जाता है, जिसने भारत के भविष्य के विकास को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।